हेलो दोस्तों, एसपी सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे पीडियाट्रिक नर्सिंग में कुछ आने वाले एमसीक्यूज़ के बारे में। उसके दो पार्ट पहले ही मैं आपको अपलोड कर चुका हूं। अब जो नेक्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट वो आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, रूल ऑफ 10 इज़ यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। रूल ऑफ 10 किस लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है क्लेफ्ट लिप, ऑप्शन बी है क्लेफ्ट पैलेट, ऑप्शन सी है बर्न और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सोचिए थोड़ा। तो जो रूल ऑफ 10 है वो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी से पहले किया जाता है। ठीक है। जो क्लेफ्ट लिप क्या होता है, बच्चे का जो लिप का जो फुल डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए वो क्लेफ्ट लिप होता है। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाईलेटरल भी हो सकता है। ठीक है। तो कंप्लीट इसके बारे में बात करते हैं अपन कि क्लेफ्ट लिप की सर्जरी से पहले सर्जन जो कोई तीन चीज़ें असेस करता है जिसको अपन रूल ऑफ 10 में कंसिडर करते हैं। ठीक है। पहले तो असेस करता है उसका वेट, बच्चे का वेट। बच्चे का वेट वेट कितना होना चाहिए बच्चे का? कम से कम 10 lbs। 10 lbs। ठीक है। मतलब बच्चे का वेट कम से कम 4.5 किलो के अराउंड होना चाहिए। कितना? 4.5 kg के अराउंड बच्चे का वेट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे का जो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन वो कितना होना चाहिए? वो कम से कम होना चाहिए 10 ग्राम/dl। 10 ग्राम/dl बच्चे का हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और जो ऑप्शन जो तीसरे जो पैरामीटर है वो बच्चे में चेक करते हैं कि बच्चे का जो एज है, बच्चे का जो एज है वो कितना है? 10 वीक अराउंड। बच्चे का जो एज है वो कम से कम 10 वीक्स के अराउंड होना चाहिए। मतलब बच्चे का एज कम से कम जो 2 महीने और 2 वीक 2 महीने के अराउंड कम से कम होना चाहिए। इसलिए ये तो बात करी हमने रूल ऑफ 10 के बारे में। जो ऑप्शन सी बी है क्लेफ्ट पैलेट, उसके लिए रूल ऑफ 10 यूज़ नहीं किया जाता है। जबकि ऑप्शन जो सी है बर्न, बर्न में रूल ऑफ 9 यूज़ करते हैं, रूल ऑफ 10 यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इज कंसिडर्ड नॉर्मल। कि दिए गए ऑप्शंस में कौन सी चीज़ बच्चे के लिए नॉर्मल होगी? तो ऑप्शन ए है एन 18 month ओल्ड विद नो टीथ। एक 18 साल का बच्चा है, उसके कोई दांत नहीं है। ऑप्शन बी है ए 2 year old विद पिंकिश कलर ऑफ आइज। एक 2 साल का बच्चा है जिसकी आंखों का कलर पिंक हो रखा है। ऑप्शन सी है ए 6 month old हु इज़ ड्रोलिंग। एक 6 महीने का बच्चा है जो ड्रोलिंग कर रहा है। ड्रोलिंग मतलब कुछ जो माउथ से कुछ सिक्रेशंस आते रहते हैं बच्चों में, वो बच्चों में बहुत ही नॉर्मल बात है। ऑप्शन डी है नन ऑफ देम, कि इनमें से कोई नहीं। तो पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन ए यहाँ पर एबनॉर्मल है। कैसे? क्योंकि जो टीथ का इरेप्शन होता है बच्चे में 6 मंथ की एज पे स्टार्ट हो जाता है, और ये बच्चा कितना है? 18 मंथ का हो चुका है और इसके टीथ नहीं है। तो ये एबनॉर्मल बात हुई, क्योंकि इस एज पे तो बच्चे के कम से कम 10-12 टीथ आ जाने चाहिए थे। इसलिए ये चीज़ तो क्या हो गई यहाँ पर? रॉन्ग हो गई, एबनॉर्मल हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं ए 2 year old विथ पिंकिश कलर ऑफ आइज। कि 2 साल का बच्चा है, उसकी आंखों कलर पिंक है। तो पिंक कलर किसको इंडिकेट करता है? इन्फ्लामेशन को या इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इसलिए ये भी चीज़ यहाँ पर नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल होगी। ठीक है। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तीसरी बात कर लेते हैं ऑप्शन सी के बारे में। ए 6 month old हु इज़ ड्रोलिंग। एक 6 महीने का बच्चा है जो ड्रोलिंग कर रहा है। तो ड्रोलिंग जो बच्चों में कॉमन होती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ये होगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है। तो कौन सी इज़ नॉर्मल थी ये पूछी थी। तो नॉर्मल क्या है? ए 6 month old हु इज़ ड्रोलिंग। जो ड्रोलिंग बच्चों में पाई जाती है वो नॉर्मल होती है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, हाइड्रोसिफिलिस का क्वेश्चन नहीं है। हाइड्रोसिफिलिस, देखिए, ए 4 year old चाइल्ड विद हाइड्रोसिफिलिस इज शेड्यूल टू हैव ए वेंट्रोपेरिटोनियल संट, वीपी संट बच्चे का लगाने का प्लान है इन द राइट साइड ऑफ द हेड। राइट साइड ऑफ हेड में बच्चे का वीपी संट लगाने का प्लान है, बच्चे को हाइड्रोसिफिलिस है। द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू प्लेस द चाइल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी। मतलब बच्चे का सर्जरी हो चुका है, वीपी संट लग चुका है। वीपी संट लगने के बाद बच्चे को कौन सी पोजीशन देनी है? तो पोजीशन के लिए ऑप्शंस देखते हैं पहले। ऑप्शन ए है सुपाइन विद द हेड ऑफ द बेड फ्लैट। ऑप्शन बी है प्रोन विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड। ऑप्शन सी है ऑन द लेफ्ट साइड विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड। और ऑप्शन डी है ऑन द राइट साइड विद द फुट ऑफ द बेड एलिवेटेड। देखिए क्वेश्चन, देखो दोबारा पढ़िए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए, पहला ऑप्शन है सुपाइन विद द हेड ऑफ द बेड फ्लैट, मतलब कि आपने बच्चे को सुपाइन पोजीशन में लेटाया और हेड ऑफ द बेड को फ्लैट रखा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रोन विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड, कि बच्चे को उल्टा लेटा दो और उसका फिर जो हेड ऑफ द बेड एलिवेट कर दो। तो ये आंसर तो यहाँ पर राइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे को आप प्रोन पोजीशन में लेटाओगे फिर हेड ऑफ द बेड एलिवेट कर दोगे।
तो बच्चे को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो और उसका जो आईसीपी बढ़ा हुआ है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन सी है ऑन द लेफ्ट साइड विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड। तो लेफ्ट साइड में भी आप नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि एकदम से अगर आप उस बच्चे को जो लेफ्ट साइड में भी लेटा दोगे तो क्या होगा कि इसका जो आईसीपी है वो एकदम से कम होने पे आ जाता है, ठीक है। नॉर्मल से एकदम से कम होने की कंडीशन में चला जाता है, इसलिए ये भी अपन यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए जो ऑप्शन बी और सी तो रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन के बारे में, ऑन द राइट साइड विद द फुट ऑफ द बेड एलिवेटेड, कि बच्चों को आपने राइट साइड में उसको राइट साइड लाइक पोजीशन दी और फिर फुट ऑफ द बेड एलिवेट कर दिया। तो फुट ऑफ बेड एलिवेट करोगे तो वैसे ही पता ही है आपको कि आईसीपी इंक्रीज होगा, ठीक है। और राइट साइड में आप उसको पोजीशन दे रहे हो, तो आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि राइट साइड में पहले उसको वीपी सेंट लगाया है, तो जिस साइड में आपने जो वीपी सेंट लगाया है उसी साइड में आपने अगर उसको पोजीशन दिया तो वहाँ ब्लीडिंग होने के चांस हो सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। अब राइट आंसर क्या होगा, तो बचा क्या होना है, ऑप्शन ए सुपाइन विद द हेड ऑफ द बेड फ्लैट। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब कैसे होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पहले इसके बाद में एक थ्योरी है कि जब भी बच्चे का किसी का हाइड्रोसिफिलिस का जो है बच्चा है उसका वीपी सेंट आपने लगाया, तो वीपी सेंट लगाने के बाद उसको हमेशा सुपाइन विद द हेड ऑफ द बेड फ्लैट पोजीशन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप उस बच्चे को अगर एकदम से जो जिसका सीएसएफ का जो आईसीपी है, ठीक है, आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है उसको एकदम से डिक्रीज़ नहीं करना होता है, उसको मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना होता है। अगर आपने एकदम से उसको जैसे उसको लेटा दिया, ठीक है, और हेड को अपर कर दिया, हेड ऑफ द बेड एलिवेट कर दिया, तो क्या होगा, उसका जो आईसीपी जो प्रेशर है वो एकदम से उसका डिक्रीज़ हो जाएगा, और डिक्रीज़ होगा तो बच्चे के लिए बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है, इसलिए ये यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। तो कैसे कौन सी पोजीशन देंगे बच्चे को सुपाइन विद द हेड ऑफ द बेड फ्लैट रखेंगे, ताकि जो बच्चे का जो आईसीपी है वो मेंटेन रहे, एकदम से कम ना हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट व्हेन केयरिंग फॉर ए चाइल्ड आफ्टर 1 डे फॉलोइंग ए सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप। जैसे पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बात करी थी, देखिए बच्चा है उसका जो क्लेफ्ट लिप का सर्जरी होता है, तो सर्जरी के लिए अपन रूल ऑफ 10 यूज़ करते हैं, तो उसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि बच्चे का सर्जरी हो चुका है, ठीक है, सर्जरी होने के बाद उसको 1 दिन हो चुका है, तो जो उसका सर्जिकल रिपेयर हुआ है क्लेफ्ट लिप का, वहाँ पर नर्स कौन सा उसकी केयर करने के लिए कौन सा एक्शन सही है, ऑप्शन ये पूछना चाहता है एग्जामिनर। तो जो ऑप्शन ए है, क्लीन द इंसीजर ओनली व्हेन सीरस एक्सुडेट फॉर्म्स, कि ऑप्शन बी है, रिंस द इंसीजन विद स्टेराइल वाटर आफ्टर फीडिंग, और ऑप्शन सी है, रब द इंसीजन जेंटली विद ए स्टेराइल कॉटन टिप स्वाब, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दैम। तो पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, क्लीन द इंसीजन ओनली व्हेन सीरस एक्सुडेट फॉर्म्स, कि आप इंसीजन को तभी जो क्लीन करेंगे जब उसका सीरस एक्सुडेट फॉर्म हो जाए। सीरस एक्सुडेट फॉर्म मतलब एक एबनॉर्मल कंडीशन है, इसलिए ये ऑप्शन राइट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक्सुडेट बनने पर उसको क्लीन कर रहे हो तो ये तो गलत बात है ना, सही कैसे हो सकता है ये चीज़, क्योंकि उसको एबनॉर्मल कंडीशन हो रही है, उसको पस बनना स्टार्ट हो गया, तब जाके आप क्लीन करोगे इंसीजन को, तो ये गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन तो अपने वैसे ही गलत हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं, रिंस द इंसीजन विद स्टेराइल वाटर आफ्टर फीडिंग। दूसरा ऑप्शन कुछ हद तक हमें सही लग रहा है। ये क्या कह रहा है कि आप इंसीजन को रिंस करोगे, मतलब उसका वॉश करोगे विद द स्टेराइल वाटर आफ्टर फीडिंग, कि हर फीडिंग के बाद आपने उस बच्चे का जो जहाँ पे सर्जरी हुआ है, इंसीजन लगा हुआ है, वहाँ उसको रिंस करोगे स्टेराइल वाटर से, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो सकता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रब द इंसीजन जेंटली विद ए स्टेराइल कॉटन टिप स्वाब। देखो क्या कह रहा है, रबिंग करना, रबिंग, जब कहीं पर आप ये लगा हुआ है, क्या इंसीजन लगा हुआ है और उस पर सूचर लगे हुए हैं, और आप उस जगह को रब करोगे तो क्या होगा, सूचर्स के हटने का चांस रहेगा, ठीक है, और वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांस रहेंगे। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन के बारे में। तो लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, नन ऑफ द देम। तो ये तो राइट हो नहीं सकता, क्योंकि इनमें से एक ऑप्शन तो इसके लिए सही है। तो कौन सा सही होगा, जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। कैसे होगा कि आप जो इंसीजन है उसको रिंस कीजिए स्टेरल वाटर से। क्यों कीजिए, क्योंकि आप अगर हर फीडिंग के बाद अगर उसको नहीं कराओगे तो बच्चे का जो वहाँ पर इन्फेक्शन डेवलप होने का खतरा हो सकता है, ठीक है। इसलिए उसको हर फिटिंग के बाद रिंस करना है, ताकि वो जो इंसीजन वाला पार्ट है वो क्लियर रहे और वहाँ पर इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस कम से कम हो। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए,
ए क्लाइंट हैज़ एन ऑर्डर फॉर स्ट्रेप्टोकाइनेज, एक क्लाइंट है जिसको स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाना है, तो बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर, मेडिकेशन लगाने से पहले नर्स क्या असेस करेगी, तो पहला ऑप्शन ए है एलर्जी टू पाइनएप्पल एंड बनानाज, ऑप्शन बी है ए हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है प्रायर थेरेपी विद फेनेटोइन, ऑप्शन डी है ए हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल एब्यूज़। तो पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, एक जो क्लोट को क्या बोलते हैं उसको, क्लोट को जो पिघलाने वाला जो होता है वो एक तरह का एजेंट होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जब भी देते हैं उससे पहले असेस करते हैं कि उसमें कहीं स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज थ्रम्बोलाइटिक एजेंट आप कह सकते हैं इसको, क्या कहें, थ्रम्बोलाइटिक, थ्रम्बोलाइटिक मतलब कि थ्रम्बट जो थ्रम्बस या जो क्लोट बन गया है उसको लाइसिस करेगा, तोड़ेगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पर वर्ड। देखिए तो जब भी जैसे किसी को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस पर्सन में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, ठीक है। तो जब आप उसे स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो मेडिकेशन है उसका जो फंक्शन है वो वहाँ पर पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडी बनी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं, एलर्जीज टू पाइनएप्पल एंड बनाना, तो ये तो राइट होगा नहीं, ये से रिलेटेड नहीं है ये चीज़, ठीक है। दूसरा थर्ड जो ऑप्शन है प्रायर विद द फेनेटोइन, इसका फेनेटोइन से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। और एल्कोहल एब्यूज़ का भी इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे। और जो ऑप्शन बी है हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये यहाँ पर राइट होगा। इसलिए जब भी किसी पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेज थ्रम्बोलाइटिक मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की जो हिस्ट्री है वो चेक करते हैं, क्योंकि यदि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पहले से पेशेंट को हो रहा है तो उसमें उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो वो ड्रग का जो एक्शन है उसको प्रिवेंट करेगी, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ए चाइल्ड ट्राइंग टू फाइंड आउट हु एम आई अकॉर्डिंग टू इरिक्सन द स्टेज इज नोन एज, ठीक है। इसमें एक क्लाइंट है जो ट्राई कर रहा है कि वो सोच रहा है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई अकॉर्डिंग टू इरिक्सन। इरिक्सन ने एक थ्योरी दी थी साइको सोशल थ्योरी, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए साइको सोशल थ्योरी दी थी इरिक्सन ने। और जो साइको सेक्सुअल थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। इन्होंने दी थी कौन सी, इरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी थी इन्होंने, ठीक है। और जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने कौन सी दी थी, साइको सेक्सुअल थ्योरी दी थी। तो इसके पहले ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ऑप्शन बी है ईगो इंटीग्रेशन वर्सेस डिस्पेयर, ऑप्शन सी है कैरियर एक्सपेरिमेंटेशन, और ऑप्शन डी है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो जो इरेक्शन था उसने साइको सोशल थ्योरी दी थी, और इसमें जो ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट होगा। वो कैसे होगा ये देख लीजिए पहले, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो जो बच्चा जो होता है हु एम आई की कंडीशन में कब जाता है, जब वो एडोल्सनेट होता है, ठीक है, जब मतलब एडल्ट कंडीशन की तरफ जा रहा होता है। 18 जो एज ईयर्स की एज तक बच्चा इस कंडीशन में आ जाता है, वो अपना जो अस्तित्व है दुनिया में उसको खोजने की कोशिश करता है। इसलिए, और वो क्यों आया है इस दुनिया में, क्या करने के लिए आया है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, और उसे उसकी लाइफ में क्या काम करना है, इसके बारे में सोचना आदमी कब स्टार्ट कर देता है, जब वो एडोल्सनेट स्टेज में होता है। और जब एडल्ट की तरफ वो जाता है तब वो इसको असेस करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ईगो इंटीग्रेशन वर्सेस डिस्पेयर, ये जो अर्ली एज होती है बच्चे का, जब अर्ली एज में बच्चा इसके बारे में सोचता है, ठीक है, इसलिए ये तो यहाँ करेक्ट नहीं होगा। और कैरियर एक्सपेरिमेंटेशन ये एडल्ट स्टेज का होता है। और ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ये भी बच्चे में अर्ली एज में देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी परफॉर्म इन ए पेशेंट विद मेनिंजाइटिस। कि एक क्लाइंट है उसको मेनिंजाइटिस है, अब मेनिंजाइटिस को जो कन्फर्म करने के लिए जो टेस्ट करेंगे उसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए है कैट स्कैन, ऑप्शन बी है थ्रोट एंड ईयर कल्चर, ऑप्शन सी है ब्लड कल्चर, और ऑप्शन डी है लंबर पंक्चर। तो ऑप्शन ए जो है कैट स्कैन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो पहले ही जो इनकरेक्ट हो गया है। दूसरा है थ्रोट एंड ईयर कल्चर,
थ्रोट एंड एयर कल्चर, ये जो बीमारी है मेनिंजाइटिस, वो क्या है, जो मेनिंजेस जो होती है, ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसे मेनिंजेस कहा जाता है। ठीक है, जो मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन है उसे मेनिंजाइटिस कहा गया है। और जो आपका जो मेनिंजेस होता है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, CSF प्रेजेंट होता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन है इसके बारे में ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन सी है ब्लड कल्चर, तो ब्लड कल्चर का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो क्योंकि ये बीमारी है मेनिंजेस की है तो ब्लड कल्चर से क्या करोगे, तो ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन डी है लंबार पंक्चर, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा लंबार पंक्चर। क्यों, क्योंकि लंबार पंक्चर में क्या करते हैं कि जो सब एरेक्नोइड स्पेसेस है, ठीक है, वहाँ से फ्लूइड रिमूव करते हैं, फ्लूइड रिमूव करके जो CSF है उसको असेस करते हैं। अब मेनिंजाइटिस होने के जो कारण होते हैं वो होते हैं ओनली बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं वो इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा टाइप का जो मेनिंजाइट है उसको असेस करने के लिए अपन इसमें लंबार पंक्चर करेंगे। ठीक है, लंबार पंक्चर करने के लिए क्या करेंगे, उसका जो सब एरेक्नोइड स्पेस है वहाँ से फ्लूइड निकालेंगे CSF, फिर उसका असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट करके उसमें कौन सा उसका कोज है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है, क्योंकि मेनिंजेस के चारों ओर CSF प्रेजेंट होता है और CSF में ही वो जो इसका जो कोज है वो छुपा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, लंबार पंक्चर। तो मेनिंजाइटिस का जो टेस्ट होता है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या हो गया, लंबार पंक्चर टेस्ट करेंगे अपन। लंबार पंक्चर में क्या होता है, CSF निकालते हैं और CSF को फिर उसमें जो उसका टेस्ट करके उसमें कोज को आइडेंटिफाई करने का काम किया जाता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर को क्या हो, डी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टेकिस्टोमी के बारे में क्वेश्चन है। एक क्लाइंट है, एक चिल्ड्रन, इसको टेकिस्टोमी लगा हुआ है। देखिए, द नर्स इज चेंजिंग द टाइज ऑफ द क्लाइंट विद ए ट्रेकिस्टोमी। द सेफेस्ट मेथड ऑफ चेंजिंग द ट्रेकिस्टोमी टाइज इज टू, कि एक क्लाइंट है उसको ट्रेकिस्टोमी ट्यूब लगा हुआ है, ट्रेकिस्टोमी करने के बाद उसका जो नर्स जो है टाई को चेंज कर रही है। ठीक है, तो जो उसकी जो सर जो क्या बोलते हैं उसको, ये अपने टाइज होती है उसको रिमूव करके नेक्स्ट जो अच्छी जो अपने चेंज करते, टाई चेंज कब करते हैं, टाई चेंज हम तभी करते हैं जब टाई जो है वो पहले वाली इन्फेक्टेड हो गई हो, ठीक है, या वो फिर ओल्ड हो गई हो, पुरानी हो गई हो, तब टाई चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेकिस्टोमी ट्यूब है उसमें बहुत सारे सिक्रेशंस आते हैं। ठीक है, तो सिक्रेशंस आने की कंडीशन में फिर उसको चेंज करना ही होता है। तो इसका सेफ मेथड पूछा गया एग्जामिनर ने कि कौन सा सेफेस्ट मेथड है इसको चेंज करने का। तो ऑप्शन ए है अप्लाई द नई न्यू टाई बिफोर रिमूविंग द ओल्ड वन, कि आप पुरानी को हटाने से पहले नई लगा दो। ठीक है, ऑप्शन बी है हैव ए हेल्पर प्रेजेंट, कि जब आप चेंज कर रहे हो तो आपको एक हेल्पर चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन सी जो है वो है होल्ड द ट्रेकिस्टोमी विद द नॉन डोमिनेंट हैंड वाइल रिमूविंग द ओल्ड टाई, कि आप ट्रेकिस्टोमी को नॉन डोमिनेंट हैंड से उसको पकड़ के फिर पुरानी को हटा दो। ऑप्शन डी है आस्क द डॉक्टर टू सूचर द ट्रेकिस्टोमी इन द पैलेस। ठीक है, तो पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि ये सही है या गलत। तो अप्लाई द न्यू टाई बिफोर रिमूविंग द ओल्ड वन, तो ये ऑप्शन लगभग ठीक लग रहा है। ऑप्शन बी है हैव ए हेल्पर प्रेजेंट, कि आप उसके लिए हेल्पर चाहिए। आप देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन डिस्क अनकरेक्ट जो होगा वो क्यों कैसे होगा, तो बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी जी यहाँ पर इनकरेक्ट है। कैसे, क्योंकि जब आप क्लाइंट की जो ट्रेकिस्टोमी टाई चेंज करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस होता है वो होता है उसके कफिंग के चांसेस होता है। और जब बच्चा जब कफिंग करेगा तो हो सकता है उसमें एस्पायरेशन हो सकता है। तो हेल्पर या वहाँ पर एस्पायरेंस को या कफिंग को प्रिवेंट करने के लिए कोई उसका रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हेल्पर का जो ज़रूरत वो नहीं है। ऑप्शन जो सी है होल्ड द ट्रेकिस्टोमी विद द नॉन डोमिनेंट हैंड वाइल रिमूविंग द ओल्ड टाई। ठीक है, तो जब आप एक नॉन डोमिनेंट हैंड से पकड़ के उसको चेंज कर रहे हो, नया लगा रहे हो टाई, तो इसमें क्या है कि इसमें भी आप उसको क्लाइंट को जो कफिंग जो है उसकी कफिंग रिफ्लेक्स से आप उसे प्रिवेंट नहीं कर पाओगे, इसलिए ये भी राइट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो ऑप्शन है आस्क द डॉक्टर टू सूचर द ट्रेकिस्टोमी इन प्लेस, कि आप डॉक्टर को कहोगे कि आप हाथों हाथ सूचर कर दीजिए उसको ट्रेकिस्टोमी प्लेस को, तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो जो राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन ए अप्लाई द न्यू टाई बिफोर रिमूविंग द ओल्ड वन। न्यू टाई पहले ही लगा दीजिए, उसको अप्लाई जब कर रहे हो तो उसके हाथों हाथ ही जो न्यू टाई है वो लगा दीजिए, ताकि जो उसमें कफिंग रिफ्लेक्स है उससे उसको एस्पायरेशन होने के चांस कम से कम हो। जो टाई है वो यहाँ पर एक तरह की जो उसकी जो ड्रेसिंग होती है, ड्रेसिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, ओके, समझ गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अच्छा लग रहा है ना, क्वेश्चंस अच्छे हैं आज।
बहुत अच्छे से आपके लिए मैं क्वेश्चन चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूँ जो आने वाले एग्जाम से बहुत ही अच्छे साबित होंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए ध्यान से, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द एक्शन शुड द नर्स टेक ड्यूरिंग सीजर ऑफ द चाइल्ड। एक क्लाइंट है जिसको सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो नर्स कौन सा एक्शन लेगी जब बच्चे को सीजर आएंगे। ऑप्शन ए है द नर्स शुड यूज़ माउथ गेग, नर्स जो है माउथ गेग का यूज़ करेगी। ऑप्शन बी है द नर्स शुड रिस्ट्रेन द चाइल्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, जब भी बच्चे को सीजर आएंगे तो नर्स उसको बांध देगी, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो है द नर्स शुड कॉल द सीजर असिस्टेंट, सीजर असिस्टेंट के लिए बुलाएगी। और ऑप्शन डी जो है वो है द नर्स शुड क्लियर द एरिया एंड पोजिशन द क्लाइंट सेफ्टी, कि नर्स जो एरिया है उसको क्लीन करेगी, क्लियर करेगी और क्लाइंट को सेफ्टी पोजीशन देगी, ठीक। तो पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। द नर्स शुड यूज़ माउथ गेग, बिल्कुल माउथ गेग यूज कर सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, पहले प्रायोरिटी सेट करनी है अपन को, ठीक है। तो माउथ गेग यूज़ कर सकती है कि उसका जो जो टीथ जो अपनी इसकी टंग जो होती है, टंग फाल को प्रिवेंट करने के लिए आप उसका माउथ गेग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये लेटर ऑन बात है। ऑप्शन बी जो है कि नर्स बच्चे को बांध देगी, ठीक है। तो नर्स बच्चे को बांध देगी तो उससे क्या होगा, रिस्ट्रेन करेगी, तो उसको इंजरी जो इंजरी के चांस उस कंडीशन में कम हो जाएंगे, लेकिन उसको फ्रैक्चर हो सकता है कि आप बच्चे को बांध दोगे तो बच्चा मूवमेंट करेगा तो आपने बांध रखा है तो वो ढंग से मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो उसका जिस पार्ट में आपने बांधा है, हाथ बांधे तो पैर बांधे हैं, तो वहाँ फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए ये भी आंसर ऑप्शन यहाँ करेक्ट नहीं होगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है सी, द नर्स वुड कॉल द सीजर असिस्टेंट, तो सीजर असिस्टेंट को बुलाने का यहाँ पर वो कोई लॉजिक नहीं है, तो ये भी यहाँ पर राइट नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है द नर्स वुड क्लियर द एरिया एंड पोजिशन द क्लाइंट सेफ्टी, जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर राइट होगा कि नर्स पहले जिस एरिया में जो क्लाइंट है उसको सीजर हुआ है, ठीक है, जहाँ पे बच्चा है पहले उस एरिया को क्लियर करेगी, क्लियर करके खुद की और लोगों की सेफ्टी भी वहाँ पर उसको असिस्ट करेगी और क्लाइंट सेफ्टी भी मेन प्रायोरिटी रखेगी, ठीक है। और पोजीशन को सेफ तरीके से उसको पोजीशन करेगी, क्लाइंट को कैसे करेगी, ताकि जो उसके जो सीक्रेशंस आ रहे हैं सीजर के दौरान वो उसको एस्पायरेट नहीं कर जाए, इसलिए उसको साइड लाइन पोजीशन देगी, ओके। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द नर्स शुड क्लियर द एरिया एंड पोजिशन द क्लाइंट सेफ्टी ड्यूरिंग सीजर, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद ए सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट रिजल्टिंग फ्रॉम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कि इनमें से कौन सी फाइंडिंग जो है वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से के बाद में सीवीए हुआ है, मतलब कैसे क्लाइंट को क्या हुआ है, सीवीए सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, तो उससे इनमें से कौन सी जो फाइंडिंग वो देखने को मिली क्लाइंट में। तो ऑप्शन ए है एंडोकार्डाइटिस, ऑप्शन बी है लो ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी है पॉलीसाइथीमिया और ऑप्शन डी है कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, क्योंकि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की कंडीशन में बच्चे में क्या होता है कि उसमें साइनोसिस देखने को मिलता है, और जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, साइनोसिस होता है, तो पॉलीसाइथीमिया होता है। पॉलीसाइथीमिया क्यों होता है, ताकि ताकि आरबीसी का इंक्रीज बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की डिलीवरी टिश्यूज़ तक होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया। ऑप्शन एंडोकार्डाइटिस, लो ब्लड प्रेशर और कार्डियोमायोपैथी का इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए राइट आंसर यहाँ क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ए नर्स इज़ परफॉर्मिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन इन्फेंट, नर्स है फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही है इन्फेंट का, सी नोट्स एबनॉर्मली लो सेट ईयर्स, दिस फाइंडिंग इज एसोसिएट विद, एक नर्स है जो फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही है इन्फेंट का और उसने नोट किया कि बच्चे में लो सेट ईयर्स है, मतलब जहाँ उसके ईयर्स प्रेजेंट होने चाहिए वहाँ से क्या है उससे नीचे वाली पोजीशन में है, तो ये फाइंडिंग किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है वो है रीनल एनोमलीज, ऑप्शन बी है ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला, ऑप्शन सी है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स और ऑप्शन डी है टेटनस, ठीक है। तो पहले बात करें रीनल एनोमलीज के बारे में। तो रीनल एनोमलीज की कंडीशन में क्या होगा कि जो ये यहाँ पर राइट आंसर होगा रीनल एनोमलीज। अब कैसे होगा, जो जब ये रीनल एनोमलीज क्लाइंट को होता है तो उसमें लो सेट ईयर प्रेजेंट होते हैं। लो सेट ईयर का यहाँ मतलब क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जब भी आप जो आपका जो आई होता है, आई का जो इनर कैंथस होता है, आउटर कैंथस होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अपने आई बनाया, ठीक है, ये आई है क्लाइंट का, ठीक है, ये इसका इनर कैंथस है, इनर कैंथस, ठीक है, ये आउटर कैंथस है,
ये इसका क्या है, आउटर कैंथस है, ठीक है। तो जो इनर कैंथस और आउटर कैंथस से क्या होता है, एक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है। वो लाइन ड्रॉ करके, जैसे ये मान लीजिए ये इसका हेड हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आइज़ के जो आउटर कैंथस है इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, ठीक है। लाइन ड्रॉ करके फिर उसका जो यहाँ पर जैसे क्लाइंट का मान लीजिए कान है, ईयर है, ईयर को आप उसकी कंडीशन को असेस करेंगे। अगर वो जो इनर कैंथस वाली जो लाइन है, आउटर कैंथस वाली जो ये जो लाइन है, इसके अगर बिल्कुल कंपैरिजन में सही है, तो इसका मतलब है बच्चे का जो लो सेट ईयर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर ये जो आपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, ठीक है, उससे नीचे अगर बच्चे के कान है, ईयर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो लो सेट ईयर्स कहलाएंगे। और लो सेट ईयर्स किस में देखने को मिल सकते हैं, रीनल एनोमलीज, बच्चे को कोई भी रीनल की जो इम्पेयरमेंट्स कंडीशन प्रेजेंट है तो बच्चे में लो सेट ईयर्स देखने को मिलेंगे। या इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए टेक्योसिल। ऑप्शन बी जो है टेक्योइसोफिजियल फिस्टुला, वो इससे रिलेटेड नहीं है। टेक्योइसोफिजियल फिस्टुला में क्या होता है कि जो ट्रेकिया और इसोफिगस के बीच में एक कनेक्शन प्रेजेंट होता है, तो इसका रिलेशन इससे नहीं है। और ऑप्शन सी है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, तो इसमें भी रीनल जो लो सेट ईयर्स देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए राइट आंसर ये नहीं होगा। और टेटनस, तो ये भी ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, वाइल एग्जामिनिंग ए 2 year old चाइल्ड द नर्स इन चार्ज सी दैट द एंटीरियर fontanelle इज ओपन, द नर्स शुड, कि एक 2 साल का बच्चा है, ठीक है। तो 2 साल के बच्चे में जब नर्स इंचार्ज ने देखा तो उसका एंटीरियर fontanelle ओपन है, तो नेक्स्ट जो वर्क है नर्स क्या करेगी। तो ऑप्शन ए है नोटिफाई द डॉक्टर, डॉक्टर को नोटिफाई करेगी। ऑप्शन बी है लुक फॉर द अदर साइंस ऑफ एब्यूज़, अदर साइन जो एब्यूज़ के होते हैं वो उनको असेस करेगी। ऑप्शन सी है डॉक्यूमेंट दिस एज ए नॉर्मल फाइंडिंग। और ऑप्शन डी है आस्क अबाउट ए फैमिली हिस्ट्री। देखिए, तो इसमें पहले तो देखो कि बच्चे का एज कितना है। इस क्वेश्चन को सही करने का तरीका यही है कि पहले आप इसमें जो बच्चे का जो एज है वो देखिए। तो एज कितना है बच्चे का, 2 साल का बच्चा है, और नर्स इंचार्ज एंटीरियर fontanelle ओपन है, ठीक है। तो बच्चे का जो एंटीरियर fontanelle होता है वो क्लोजर ओपनिंग का इससे रिलेशन है कि सबसे पहले देखिए एंटीरियर fontanelle क्लोज कब होता है। तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि 1.5 से 2 साल की एज में 18 से 24 मंथ, 18 से 24 मंथ की एज में बच्चे का जो एंटीरियर जो fontanelle है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, पोस्टीरियर fontanelle पहले क्लोज होता है, ठीक है। ऐसे याद रखिए, पोस्टीरियर fontanelle जो है वो पी से स्टार्ट होता है, पी मतलब पीछे, तो पीछे का fontanelle बाद में जो पहले क्लोज होगा, P4 पहले और P4 पीछे का fontanelle, ठीक है, पोस्टीरियर fontanelle। तो एंटीरियर fontanelle तो कब होता है, 1.5 से 2 साल की एज में, ठीक है। और जो पोस्टीरियर fontanelle होता है वो कब होता है, 1.5 से 2 महीने की एज में वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा नोटिफाई द डॉक्टर, क्योंकि ये जो है कि बच्चा 2 साल का हो चुका है और फिर भी उसका fontanelle यहाँ पर ओपन है, तो ये क्या है, एक तरह की एबनॉर्मल कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर नर्स नोटिफाई करेगी डॉक्टर को, ठीक है। और ऑप्शन जो बी है वो इससे रिलेटेड नहीं है, और ऑप्शन सी है वो नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है इसलिए डॉक्यूमेंट नहीं करेगी। और ऑप्शन डी है आस्क अबाउट ए फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछना है यहाँ पर कोई से, यहाँ पर इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ऑप्शन जो ए है नोटिफाई द डॉक्टर राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट, एक क्लाइंट है जिसको रूमेटिक फीवर है, वो एडमिट हुआ है पीडियाट्रिक यूनिट में। व्हेन ऑब्टेनिंग द चाइल्ड हिस्ट्री द नर्स कंसीडर्स विच इन्फॉर्मेशन टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि रूमेटिक फीवर हुआ है क्लाइंट को, क्या हुआ है, पहली बात रूमेटिक फीवर हुआ है और पीडियाट्रिक यूनिट में एडमिट हुआ है, तो जब चाइल्ड की हिस्ट्री ले रहे होंगे तो नर्स कौन सा कंसिडर करेगी इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन इस पे इन्फॉर्मेशन पे आधारित है। तो बात कर लेते हैं पहला ऑप्शन के बारे में, ए वोमिटिंग फॉर 1 day। ऑप्शन बी है ए रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस। ऑप्शन सी है ए फीवर दैट स्टार्टेड 4 days एगो। ऑप्शन डी है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द फूड। तो अंदाज़ा लगाइए क्या आंसर इसमें हो सकता है। थोड़ा सा इसमें छोटा सा जो आपको क्लू दिख रहा होगा इसमें, तो पहचानिए कौन सा क्लू है। रूमेटिक फीवर, रूमेटिक फीवर में क्या होता है कि जो फेरिंजाइटिस का जो हिस्ट्री है वो देखने को मिलता है, ए रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस देखने को मिलता है। ऑप्शन ए जो है वोमिटिंग फॉर 1 day, तो ये इसका इससे रिलेशन नहीं है। और फीवर आ रहा है बच्चे को, फीवर भी आता है इसमें, लेकिन और ऑप्शन जो डी है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, तो इसमें जो पूछा गया कि जो करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या इंडिकेट करेगी। फीवर इसमें क्लाइंट को आता है, ऐसी कोई बात नहीं, फीवर आता है,
ठीक है। लेकिन जो करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो इसको इंडिकेट करने वाली वो है रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस की क्लाइंट को कुछ वीक पहले या कुछ दिनों पहले उसको फेरिंजाइटिस मतलब जो फेरिंग्स का जो इन्फ्लामेशन जो होता है उसके एपिसोड देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस क्लाइंट में अगर देखने को मिले हैं तो वो रूमेटिक फीवर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द फर्स्ट साइन ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट इन बॉयज़ यूजुअली इज़, जो बॉयज़ होते हैं उनमें सेक्सुअल डेवलपमेंट का जो फर्स्ट साइन होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए है ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, कि क्लाइंट में प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट हुआ है जल्दी। ऑप्शन बी है टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। ऑप्शन सी है नॉक्चुरल इमिशन। और ऑप्शन डी है डिपनिंग ऑफ वॉइस। तो ये जो सारे जो साइन है वो सारे साइन बच्चे में सेक्सुअल डेवलपमेंट को इंडिकेट करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें पूछा गया फर्स्ट साइन। फर्स्ट साइन कौन सा होगा सेक्सुअल डेवलपमेंट का? जो फर्स्ट साइन जो होगा वो होगा टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। जो बॉयज़ होते हैं उनमें सेक्सुअल डेवलपमेंट का जो फर्स्ट साइन होता है वो होता है टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। और आपसे पूछे अगर गर्ल्स में अगर पूछे कोई तो क्या होगा? जो ब्रेस्ट बर्ड्स होते हैं, ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट, ब्रेस्ट बर्ड्स ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो पहला जो साइन है फर्स्ट साइन ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट इन द बॉयज यूज टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। यदि क्लाइंट में जो पहला साइन होगा वो होगा टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। और अगर गर्ल्स में पूछा जाए तो वो क्या होगा? ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिकल साइंस ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस एक्सेप्ट, कि जो क्लाइंट है वो उसमें हियरिंग जो इम्पेयरमेंट है उसका कौन सा साइन इंडिकेट कर रहा है? तो ऑप्शन ए है अनरिस्पॉन्सिवनेस टू नॉइज और सिंपल ओरल कमांड्स। ऑप्शन बी है कंटिन्यूइंग बैबलिंग। ऑप्शन सी है गैस्टरिंग रादर देन स्पीकिंग। ऑप्शन डी है अवॉइडेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। कि हम कई बार देखते हैं कि कई बच्चे होते हैं जो उनको अपन बोलते रहते बुलाते रहते लेकिन आते नहीं हैं, क्योंकि कई के बच्चे जो कई तो होते हैं जैसे ढीठ बच्चे होते हैं वो तो सुनते ही नहीं साले, है ना। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको आप बोल रहे हो लेकिन सुन नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि उनमें हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है छोटे बच्चों में। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट को इंडिकेट करने वाले जो साइन है वो कौन कौन से होंगे? तो ऑप्शन ए है अनरिस्पॉन्सिवनेस टू नॉइज और सिंपल ओरल कमांड्स, कि आपने बच्चे को क्लाइंट को बार बार ओरल कमांड्स दे रहे हो उसको लेकिन वो उसका अनरिस्पॉन्सिव है बिल्कुल, उसका जो ये आपके जो कमांड्स है उसके प्रति कोई रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो। दूसरा है कंटिन्यूस बैबलिंग। ठीक है, बैबलिंग मतलब अपने आप में ही बच्चा बड़बड़ा रहा है। बैबलिंग मतलब होता है बड़बड़ाना, अपने आप में ही फुसफुसाना, बड़बड़ाना। ठीक है, और ऑप्शन सी जो है वो है गैस्टरिंग रादर देन स्पीकिंग, की बोलने के बजाय वो गैस्टरिंग करके मतलब अपने बॉडी के जो इमोशंस के हिसाब से आपको समझाना चाह रहा है, एक्सप्रेशन फिजिकल एक्सप्रेशन से बॉडी जो पोस्चर है उसके हिसाब से बताना चाह रहा है। और ऑप्शन डी है अवॉइडेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कि जो बच्चा है सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड कर रहा है। ठीक है, तो जो तीनों ऑप्शन है वो इंडिकेट करते हैं कि क्लाइंट में हियरिंग इम्पेयरमेंट प्रेजेंट है। ये क्योंकि बच्चा सुनेगा नहीं तो उसका क्या सोशल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, और बच्चा अनरिस्पॉन्सिवनेस हो रहा है आपके ओरल कमांड्स के प्रति और कंटिन्यूस बैबलिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कंटिन्यूस बैबलिंग, क्योंकि बैबलिंग बच्चा मतलब खुद में ही बड़बड़ाता रहता है, फुसफुसाता रहता है, तो ये हियरिंग इम्पेयरमेंट को इंडिकेट नहीं करता है। बाकी जो अदर ऑप्शन है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट को इंडिकेट करते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें एक थ्योरी है जो किसने दी थी इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला जो पढ़ लेते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था? तो इसके लिए राइट आंसर होगा जीन पियाजेट। जीन पियाजेट नाम का साइंटिस्ट था, उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी है जो मैस्लो, मैस्लो ने कौन सी दी थी? मैस्लो हिरार्की थ्योरी, मैस्लो हिरार्की थ्योरी दी थी ना उन्होंने, है ना, हिरार्की थ्योरी दी थी। ठीक है, और जो सिगमंड फ्रॉइड है इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बताया था कि साइको सेक्सुअल थ्योरी दी थी बच्चों के लिए, साइको सेक्सुअल थ्योरी, कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है साइको सेक्सुअल वो किस तरीके से होता है। तो ये किसने बताया था? सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था। और इवान पावलो ने जो कंडीशनिंग जो थ्योरी थी, कंडीशनिंग थ्योरी जो थी वो दी थी।
याद होगा आपको कुत्ते और घंटे वाला प्रयोग, तो वो इवान पावलो ने दिया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा जीन पियाजेट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय जीन पियाजेट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, विच टॉय वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ये जो क्वेश्चन है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है पीडियाट्रिक का उससे रिलेटेड है। तो इसमें एक 2 साल का बच्चा है, उसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो टॉय है, खिलौना है, वो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बाइसिकल, ऑप्शन बी है 20 पीस वुडन पजल, ऑप्शन सी है ए मिनिएचर ट्रक, ऑप्शन डी है ए पुल टॉय दैट मेक्स नॉइस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से पहले बात कर लेते हैं कि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस मैनर में होता है। तो आपको अच्छी तरह पता है बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो सिफेलोपोडल मैनर में होता है। ठीक है, मतलब हेड टू टो डेवलपमेंट होता है। और बच्चे में पहले जो जो उसके जो मोटर स्किल डेवलपमेंट होते हैं, मोटर डेवलपमेंट बच्चे का, और एक होता है उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट। मोटर जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है उसका मतलब होता है कि बच्चे के जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो अच्छे ढंग से एक्टिविटी कर रही है, उनका डेवलपमेंट हो गया, मतलब वो फंक्शन तरीके से कर रही है, तो वो क्या है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है। ठीक है, जैसे आपने किसी चीज़ को ग्रास्प करना सीख लिया है, मतलब पकड़ना सीख लिया है, तो वो क्या है, वो उसका ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है। लेकिन अगर यदि आपने आपकी उंगलियों का एक्शन जो होता है उसको बोलते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, फिंगर्स मूवमेंट करते हो आप। ठीक है, फिंगर्स का यूज़ करके आप लिखते हो, ठीक है, पढ़ते लिखते हो, तो वो चीज़ क्या होती है, वो होती है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो इस ये जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए है बाइसिकल। तो 2 साल का बच्चा बाइसिकल नहीं चला सकता क्योंकि उसमें ग्रोस मोटर डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता, इसलिए ये आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, और मतलब रॉन्ग। ऑप्शन जो बी है ए 20 पीस वुडन पजल, कि 20 टुकड़ों का एक वुडन पजल बनाएगा। तो बच्चे का जो 2 साल की एज में 2 साल की एज में बच्चे का इतना साइको सोशल डेवलपमेंट, जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का इतना नहीं होता है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बच्चे का इतना नहीं होता है कि वो जो 20 पीस का वुडन पजल बना सके। ठीक है, ऑप्शन सी है मिनिएचर ट्रक। ये भी ऑप्शन यहाँ पर राइट नहीं होगा क्योंकि एक ट्रक को चलाने के लिए उसका जो स्किल्स है, वो जो फिंगर्स का स्किल है वो उसका अच्छा होना चाहिए, और जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है वो बच्चे का इस एज पे नहीं होता है। तो ये भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी है ए पुल टॉय दैट मैक्स नॉइस। ये यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा। क्यों, क्योंकि जो 2 साल का बच्चा होता है उसका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो उसका उसके लिए होता है कि वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय कर सके। ठीक है, और इजीली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। तो ऐसी चीज़ें, तो इसमें क्या है, ऑप्शन जो डी है ए पुल टॉय दैट मैक्स नॉइस, की एक खिलौना जो आवाज़ करता हुआ चलता है। ठीक है, तो बच्चा उसको एंजॉय करेगा, खुश रहेगा, और इजीली वो उसको चला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंट्राओसिस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज व्हेन ए चाइल्ड इज, कि एक इंट्राओसिस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इंट्राओसिस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। इंट्राओसिस का मतलब होता है कि आप सीधे ड्रग को कहाँ दे रहे हो, बोन मैरो में। अब बोन मैरो में ड्रग देने का क्या रीज़न है, तो जो बोन मैरो में ड्रग देने के लिए जब जब जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो आप इजी तरीके से आपको वैन आइडेंटिफाई नहीं होती। ठीक है, एक तो ये आप कह सकते हो कि इसका इजी तरीके से वैन आइडेंटिफाई नहीं होता है, इसलिए आप उसको इंट्रोसिस यूज़ करेंगे। दूसरा क्या होता है कि आपको इमरजेंसी ड्रग्स पहुंचानी है, जल्दी पहुंचानी है। ठीक है, तब भी आप इंट्रोसिस जो मेथड है उसका यूज़ करेंगे। इंट्रोसिस में क्या करते हैं अपन, सीधा जो मेडिकेशन है, इंजेक्शन है, उसको सीधा अपन जो क्लाइंट का बेनमोर है उसमें सीधा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख लीजिए, क्रिटिकली इल एंड अंडर एज 3, ऑप्शन बी है ओवर एज 3, ऑप्शन सी है अंडर एज 3, ऑप्शन डी है क्रिटिकली इल एंड ओवर एज 3। तो जो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो बच्चे जिनका एज 3 साल से कम है। ठीक है, 3 साल से कम उम्र के बच्चे और जो क्रिटिकली इल है और उसमें आपको मेडिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचाना है, तो ऐसी जो एज होगी उस क्लाइंट के लिए अपन इंट्राओसियस जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर परफॉर्मिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन ए टोडलर। ठीक है, टोडलर मतलब 1 से 3 साल का बच्चा है, उसमें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। तो आपको एक चीज़ तो ये पता है कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो हमेशा हेड टू टॉक करते हैं। ठीक है, ये तो आप पहले से जानते हो, लेकिन इस जो क्वेश्चन है इसमें एक अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रॉम लिस्ट टू मोस्ट इंट्रूसिव। ठीक है, ऑप्शन बी है डिस्टली टू प्रॉक्सिमली,
और ऑप्शन सी है फ्रॉम हेड टू टो, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी देम, ठीक, नन ऑफ देम। तो पहले बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फ्रॉम लिस्ट टू मोस्ट इंक्लूसिव, ठीक है। अब इसका राइट आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन के बारे में। डिस्टली टू प्रोक्सिमली, तो जब भी बच्चे का जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम उसको हमेशा प्रोक्सिमल टू डिस्टल करते हैं, ना कि डिस्टल टू प्रोक्सिमल, इसलिए ये ऑप्शन जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है जो फ्रॉम हेड टू टो, आप बात सही कह रहे हो, फिजिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड टू टो करते हैं, लेकिन टोडलर के केस में आप ध्यान दीजिए, टोडलर के केस में हेड टू टो नहीं करेंगे। और ऑप्शन जो डी है नन ऑफ देम, तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन तो राइट है, तो ये नन ऑफ देम तो होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, फ्रॉम, ऑप्शन जो ए है फ्रॉम लिस्ट टू मोस्ट इंक्लूसिव राइट होगा। तो पहले समझते हैं कि ऑप्शन कहना क्या जा रहा है, फ्रॉम लिस्ट टू मोस्ट इंक्लूसिव। लिस्ट इंक्लूसिव वर्ड का जो मीन होता है वो होता है डिस्टर्ब करना, डिस्टर्बिंग, क्या होता है, डिस्टर्बिंग, ठीक। तो जो क्लाइंट होता है, यदि आपको जो टोडलर बच्चे जो होते हैं 1 से 3 साल के बच्चों का जो एज ग्रुप होता है वो टोडलर्स होते हैं, सॉरी 3 से 6 साल के बच्चे, सॉरी 3 से 6 साल के बच्चे जो टोडलर होते हैं वो जो इसमें इंक्लूसिव का मतलब होता है जो लेस डिस्टर्बिंग टू मोर डिस्टर्बिंग मेथड का आप यूज़ कर देंगे यहाँ पर, ठीक, लेस डिस्टर्बिंग टू मोर डिस्टर्बिंग मेथड का यूज़ यहाँ पर आप करेंगे। क्योंकि ऐसे में जो बच्चे होते हैं इनमें आपको पता है, तो पहले भी मैं बताया था वाइटल साइंस का एक जो आप वाइटल साइंस करते हो तो भी उसको ऐसे तरीके से किया जाता है कि लिस्ट टू मोस्ट इंक्लूसिव मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सडन इन्फेंट दैट सिंड्रोम, SIDS कहा जाता है इसको शॉर्ट में, SIDS, सडन इन्फेंट दैट सिंड्रोम। तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इन्फेंट्स। एट वॉट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ SIDS मोस्ट लाइकली अकर, कि SIDS हुआ है क्लाइंट को, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हुआ है, ये इन्फेंट्स में मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का, तो कौन सी एज में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। तो जो ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है पीक एट 2 to 4 मंथ ऑफ एज, ऑप्शन बी है एट 1 to 2 years ऑफ एज, ऑप्शन सी है पीक एट 11 मंथ ऑफ एज, ऑप्शन डी है एट 6 to 8 week ऑफ एज। कि SIDS क्लाइंट को हुआ है तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है जो देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पीक 8 to 4 मंथ ऑफ एज। जो SIDS है वो 2 से 4 मंथ की एज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और वैसे देखा जाए तो एक महीने से जो एक वीक जो होता है 1 week to 1 year, 1 week to 1 year तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलता है। लेकिन जो पीक लेवल जो इसका होता है वो क्या कहाँ कब देखने को मिलता है, 2 से 4 मंथ की एज पे, ठीक है। तो यार राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाउ शुड द नर्स प्रिपेयर ए सस्पेंशन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ शुड द नर्स प्रिपेयर ए सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी अपनी कफिंग ड्रॉप्स होती है, जो दवाइयाँ होती है उसमें क्या होता है कि सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब आप उसको रख दोगे तो क्या होगा कि जो सॉलिड पार्ट होगा तो वो तो अलग हो जाता है और उसका जो फ्लूइड पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। तो जब भी क्लाइंट को आप मेडिसिन दे रहे हो तो उसको पहले वेल सेक करके फिर मेडिसिन देना होता है। तो पहले इसके ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। बाय सेकिंग इट सो दैट ऑल द ड्रग पार्टिकल्स आर डिस्पर्स यूनिफॉर्मली, कि आप उसको दवाई को हिलाएंगे, सेक करेंगे ताकि जो ड्रग पार्टिकल्स है वो बिल्कुल फ्लूइड पार्ट में मिक्स हो जाए और क्लाइंट को अच्छे तरीके से ड्रग की डिलीवरी हो, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो है बाय क्रशिंग रिमेन पार्टिकल्स विद मोटार एंड पेस्टल, ठीक है, कि आप रिमेनिंग जो पार्टिकल्स है उनको आप मोटार एंड पेस्टल से क्रश करेंगे। मोटार पेस्टल क्या होते हैं, आपने अपनी राजस्थानी भाषा में सुना होगा, ओखड़ मुसड़, तो ओखड़ मुसड़ से आप उसको क्या करेंगे, कूट के फिर डालेंगे दवाई को, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। ऑप्शन सी है बाय डाइल्यूटिंग विद नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन, कि NS में आप पहले दवाई को घोलेंगे और उसके बाद क्लाइंट को देंगे। ऑप्शन डी है नन ऑफ देम, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि आप जो भी मेडिसिन दे रहे हो और वो सस्पेंशन है तो सस्पेंशन में वो क्या होता है कि अलग अलग हो जाते हैं दोनों सॉलिड और फ्लूइड पार्ट। तो आप पहले उसको दवाई को सेक करिए, सेक करके फिर क्लाइंट को दीजिए,
ठीक है, ताकि जो ड्रग के पार्टिकल्स हैं वो आराम से डिस्पर्स हो जाए, मतलब कि उसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट शुड बी द इनिशियल बोलस डोज ऑफ क्रिस्टलॉइड फ्लूइड रिप्लेसमेंट फॉर ए पीडियाट्रिक पेशेंट इन शोक कंडीशन? कि क्लाइंट को शोक की कंडीशन चला गया, मतलब उसको प्रॉपर जो उसका हार्ट है, हार्ट तक प्रॉपर तरीके से फ्लूइड नहीं गया है, तो क्लाइंट शोक की कंडीशन में चला गया है। ठीक है, तो जो शोक का क्लाइंट है उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए कितना जो बोलस डोज है वो नर्स यूज़ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इनिशियल बोलस डोज पूछा जा रहा है यहाँ पर, पहले ध्यान ओ, तो ऑप्शन ए है 60 ml/kg, ऑप्शन बी है 10 ml/kg, ऑप्शन सी है 20 ml/kg, ऑप्शन डी है 25 ml/kg। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्लाइंट को जो बच्चा है अगर उसको शोक हुआ है तो शोक के बाद हमेशा जो इनिशियल बोलस डोज दी जाती है क्रिस्टलॉइड फ्लूइड की, तो वो दी जाती है 20 ml/kg, 20 ml/kg दी जाती है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी क्लाइंट को शोक हुआ है, क्लाइंट को जो बच्चा है पीडियाट्रिक पेशेंट है, अगर उसको शोक की कंडीशन में हुई है तो जो बोलस डोज पहला डोज दिया जाएगा वो क्या होगा? 20 ml/kg के हिसाब से बच्चे को दिया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है और बच्चे हर बार गलती कर जाते हैं इस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए इन्फेंट वोमिटिंग एंड डायरिया हैज़ लास्टेड फॉर 2 days। ऑन असेसमेंट द नर्स डिटेक्ट्स ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लिथार्जी। वॉट अदर फाइंडिंग सजेस्ट ए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। कि एक इन्फेंट, इन्फेंट कौन? 1 साल तक का बच्चा, उसको वोमिटिंग और डायरिया हो रहा है। ठीक है, तो 2 दिन से हो रहा है उसको, और जब नर्स असेस करती है तो उसको पाती है कि उसको ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो गया है, उसका म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो गया? ड्राई हो गया है, और बच्चा क्या है? लिथार्जी हो गया है। वॉट अदर फाइंडिंग सजेस्ट ए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन है वो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को इंडिकेट करता है? तो ऑप्शन जो ए है वो है डिक्रीज पल्स रेट, ऑप्शन बी है संकन फोंटानेल, ऑप्शन सी है लोअर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ऑप्शन डी है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो देखिए अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहले देखिए ऑप्शन जो ए के बारे में बात कर लेते हैं पहले। डिक्रीज पल्स रेट, डिक्रीज पल्स रेट। अब ये ऑप्शन यहाँ पर देखो, जब भी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है, ठीक है, तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा तो हमेशा पल्स रेट जो है इंक्रीज देखने को मिलेगी, इसलिए ये ऑप्शन तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। प्लस जो पल्स रेट है वो क्यों बढ़ेगी? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जो फ्लूइड है वो, जितना कम फ्लूइड है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में जाए, इसलिए पल्स रेट इंक्रीज देखने को मिलेगी, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन बी संकन फोंटानेल। हाँ, ये इससे रिलेटेड हो सकता है। और संकन फोंटानेल, जो अगर संकन फोंटानेल ये कितने दिन का बच्चा है? देखिए इन्फेंट है। अब इन्फेंट में कब बंद होता है? 1.5 से 2 महीने की एज पे जो फोंटानेल है वो, पोस्टर फोंटानेल तो 1.5 से 2 महीने की एज पे, ठीक है, और एंटी फोंटानेल 1.5 से 2 साल की एज पे बच्चे में बंद होता है। तो ये संकन फोंटानेल जो है वो देख लिए, ये इसमें राइट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन सी है लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लो नहीं होती है, ठीक है, उल्टा इंक्रीज होती है, क्योंकि किडनी क्या करती है, जब अपनी बॉडी में फ्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो किडनी से जो उसका जो डीसीटी है, तो वहाँ से क्या होगा, जो फ्लूइड है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ताकि जो बॉडी से वाटर का जो एक्सेस रिमूवल है वो कम से कम हो और पानी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में स्टोर हो, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है यूरिन का वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ना कि कम देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? इंक्रीज, इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब बॉडी में फ्लूइड ही नहीं है तो ब्लड प्रेशर कहाँ से बढ़ेगा? फ्लूइड, उल्टा ब्लड प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पर डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संकन फोंटानेल। की एक इन्फेंट है संकन फोंटानेल, यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में ऋषिकेश एम्स में पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या था, इन्फेंट की जगह उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था। इन्फेंट की जगह उन्होंने कुछ जो एज 2 साल के बाद तक की जो एज होती है वो उन्होंने बच्चों ने दी थी, और बच्चों ने कन्फ्यूज़ हो गया और वो संकन फोंटानेल इसमें करके आ गए थे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़े, 2 बार पढ़े, उसमें जो एज है क्लाइंट का एज देखे। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हमेशा पहले जाके आपको एज देखना है कि जो क्लाइंट है उसका एज कितना है, वो बच्चा है, इन्फेंट है, एडल्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए
व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू द चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम? ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार एग्जाम से रिपीट हुआ है। जो अपना अभी आरआरबी का एग्ज़ाम आता 2019 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था आरआरबी में। ठीक है, तो पहले इसको ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ऑप्शन बी है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन सी है टू डिक्रीज प्रोटीन यूरिया। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबोव। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो हमेशा प्रोटीन यूरिया को कम करने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। कभी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं दिए जाएंगे, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ए चाइल्ड इज डायग्नोज विद विल्म्स ट्यूमर, व्हाट इज़ द नर्सिंग असेसमेंट ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन? कि एक क्लाइंट है, उसको विल्म्स ट्यूमर हुआ। विल्म्स ट्यूमर क्या है पहले बात कर लेते हैं। विल्म्स ट्यूमर जो है किडनी का एक ट्यूमर होता है, रीनल ब्लास्टोमा। किडनी का ट्यूमर होता है, उसको बोलते हैं विल्म्स ट्यूमर कहा जाता है। तो जब भी क्लाइंट को विल्म्स ट्यूमर होगा तो नर्स क्या असेस करेगी ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन? ऑप्शन ए है नोजिया एंड वोमिटिंग। ऑप्शन बी है डिस्यूरिया। ऑप्शन सी है एब्डोमिनल मास। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबोव। तो देखो, नोजिया और वोमिटिंग जो होता है वो तो क्लाइंट में कॉमन होता है, देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं हो सकता। इसमें क्या है कि स्पेसिफिक चीज़ जो है नर्स जो फाइंड आउट करेगी वो पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। ऑप्शन बी है डिस्यूरिया मतलब कि आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो चीज़ होती है वो कब होती है? जब कोई भी आपका जो जो पाथवे है, यूरेथ्रा है, उसमें अगर स्टोन आ गया है या फिर कोई अल्ट्रेशन आ गया है या कोई स्ट्रिक्चर बन गए हैं तो डिस्यूरिया देखने को मिलता है, मतलब ड्यूरिंग यूरिनेशन उसको पेन होगा। और ऑप्शन जो सी है एन एब्डोमिनल मास, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एब्डोमिनल मास, जब नर्स उसका जो किडनी वाला जो पार्ट है उसको पालपेट करके देखेगी एब्डोमिनल पे, तो पालपेट करेगी तो उसको एन मास प्रेजेंट होगा, जो कैसा होगा? उसमें ना तो पेन होगा, पेनलेस होगा, बिल्कुल पेनलेस होगा और पाल्पेबल होगा। पेनलेस और पाल्पेबल होगा। मतलब जब भी क्लाइंट को विल्म्स ट्यूमर होगा और उसका जब नर्स एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेगी, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगी, तो उसको एब्डोमिनल मास दिखाई देगा। और जो वो मास होगा, जब क्लाइंट जो नर्स से है उसको असेस करेगी, तो पेनलेस होगा और पाल्पेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो होगा सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अच्छा ठीक है, आज आज के क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, देखो पढ़ाते पढ़ाते मैं इतना ही भूल गया कि ला और क्वेश्चन बचे हैं, ख़त्म हो गए। ठीक है, तो जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसे आप भी कीजिए। आप भी चीज़ों को ध्यान से देखिए, पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को देखिए, ताकि आपके क्वेश्चन जो है रिवीजन होगा। और रिवीजन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें लर्न करोगे और याद रहेगी। ठीक है, और आने वाले जो एग्ज़ाम्स में उनके लिए आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए कंटिन्यू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एसवी सर यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो एक बेल आइकन होता है कोने में, ठीक है, उस बेल आइकन को जाके दबाइए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और वीडियो सबसे पहले आप देखो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।